कहते हैं गरीब घर की बेटी के लिए रिश्ते भी नहीं आते, लेकिन उनकी सादगी देखकर लड़के फिदा जरूर हो जाते हैं। कैसे बात करती हो रिकी? तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे पसंद हो, और अब तो हम लोगों की शादी को भी 2 महीने हो गए हैं। क्यों परेशान रहती हो? रिंकी कैसे बोले कि हमेशा मनीष के घर वाले उसकी गरीबी का ताना देते रहते हैं। कुछ नहीं, मतलब तुमको लगता होगा ना कि। कुछ नहीं लगता मुझे। और हाँ, कल की शादी की तैयारी हो गई है ना? साड़ी कौन से रंग की पहन रही हो बता देना, तो मैं भी वैसे ही शर्ट पहन लूँगा। तभी सास आ जाती है। तू क्या पहन लेगा? उसके पास है ही क्या 2 साड़ी के सिवा? एक लाल और एक पीली। दोनों ही रंग की शर्ट तुझ पर नहीं जचेगी। हाँ माँ, ये तो है। मैं भी इतना व्यस्त रहा कि सोचा ही नहीं। ना ही ये रिंकी और बीवियों की तरह डिमांड करती है। भूखा खाएगा क्या, नहाएगा क्या? अरे डिमांड होता क्या है यह भी नहीं जानती होगी। अच्छा बेटा, कल की शादी के लिए ना नए सैंडल लेने हैं मुझे, तो ज़रा मार्केट छोड़ दे। हाँ माँ, क्यों नहीं। अब तू ना रिंकी को भी ले जा साथ, वो अपने लिए अच्छी सी साड़ी ले लेगी। हाय रे, नई साड़ी? अरे मेरी पुरानी रखी है, फेंकना ही था मुझे, ले लेगी है। फेंकने वाली साड़ी ये पहनेगी? कैसे बात कर रही है माँ? मेरी बीवी है ये। माँ बेटे में झगड़ा ना हो इसीलिए रिंकी बोल पड़ती है। अरे वो क्या है ना, माँ जी ठीक ही तो कह रही है, इतनी जल्दी साड़ी को तैयार करना मुमकिन नहीं है, तो रहने दो ना। पति चला जाता है। 2 रुपए की बहू? मुझे तो बहू बोलने में ही प्रॉब्लम है, गरीबी तो तेरे चेहरे से दिखती है। 2 रुपए की। माँ जी, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए? रहने दे, गरीबों के हाथों का नहीं खाती मैं। तेरे बाप से ज़्यादा पैसा तो मेरी नौकरानी के पास है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों बात बात पर पापा को बोलती हैं? मनीष ने मुझसे शादी अपनी पसंद से की थी, उनको पता था कि। हाँ, कि 2 रुपए की है, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बिठा दिया। अरे क्यों भला? गरीब कहीं की। तभी पड़ोसन की आवाज़ आती है। अरे क्या लीला, तू भी किसके मुंह लगती है सुबह से ही? चल तुझे बाजार घुमा कर लाती हूँ। हाँ, जाना तो मुझे भी था। वो क्या है ना, कल शादी है तो सोचा एक सैंडल ले लेती हूँ। तभी बहू आ जाती है। माँ जी, वो मुझे भी कुछ सामान। पड़ी आई सामान वाली। अरे इतना बड़ा घर मिला है, चैन नहीं है? हैं? कितनी लड़कियाँ थी, एक से बढ़कर एक, इनके करोड़पति बेटे के लिए, लेकिन पसंद क्या आई? 2 रुपए की रिंकी। अरे चलना, क्यों मूड खराब कर रही है मेरा फिर से? मेरी तो किस्मत ही खराब है। चल अब। बहू मन महसूस कर रह जाती है। बड़ा घर, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। पैसा बहुत है, लेकिन अपनी मर्जी से एक सेफ्टी पिन भी नहीं ले सकती। तभी घंटी बजती है। रिंकी दरवाज़ा खोलती है तो सामने फटे कपड़ों में पिता खड़ा होता है। रिंकी खुश होती है और पिता को अंदर सोफे पर बिठाती है। पापा, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो तेरी माँ ने भेजा है, बोल रही थी कि तुझे देखता हो। देख, ये अचार भी भेजा है। बेटी माँ के हाथ का अचार रख लेती है। पिता को चाय नाश्ता देकर कमरे में सुला देती है कि सास आ जाती है। क्या रे बहू, है या भाग गई? क्या हुआ माँ जी? अरे मैंने सोचा अकेला घर देखकर लूट ले गई होगी। वैसे मैं तो अलमारी में ताला लगा कर रखती हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं। माँ जी धीरे बोलिए ना, वो क्या ना, पापा आए हैं, वो अंदर सो रहे हैं मेरे कमरे में। तेरे कमरे में? मतलब उस डनलप के गद्दे पर? अरे ज़मीन पर सोने वाला 2 रुपए का आदमी गद्दे पर सो रहा है, वो भी 50,000 के? चल हट। सास कमरे में जाती है। सास को देखकर पिता खड़े हो जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कब आई आप? रिंकी ने बताया कि बाजार गई हैं। बहन जी? अरे 2 रुपए के लोगों की बहन नहीं हूँ मैं। मालकिन बोलो, मालकिन। और हाँ, पैर देखे अपने, कितने गंदे हैं। गंदे गंदे पैर बेड पर रख दिए।
अरे देखो कैसे गंदी कर दी चादर, अब धोएगा कौन? रिंकी को रोना आ जाता है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं धो दूंगी, प्लीज आप ऐसा ना बोला करें मेरे पिता को। अच्छा, इतना प्यार है तो निकल क्यों नहीं जाती तू भी अपने पिता के साथ? 2 रुपए के लोग 2 रुपए के घर में ही अच्छे लगते हैं। रिंकी और सास के बीच बहस होती देखकर गरीब पिता बोल पड़ता है। नहीं नहीं बहन जी, हाँ, आपके घर की बहू है वो, मेरे लिए ना लड़े, मैं चलता हूँ। पिता जा ही रहा होता है कि दामाद आ जाता है। अरे पापा, कैसे आना हुआ? आपने फ़ोन भी नहीं किया, नहीं तो मैं लेने आ जाता। लेने आ जाता? कहाँ? उस झोपड़े में। 2 रुपए के लोगों को इतना भाव ना दे बेटा। भाव? क्या बोल रही है माँ? जाकर चाय बना ले माँ तू, और रिंकी पापा को कमरे में लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पापा जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दामाद बेटा नहीं होता क्या पापा? मेरे साथ भी थोड़ी देर बैठ कर जाइए ना, वैसे भी बहुत कुछ पूछना है मुझे इसके बचपन के बारे में। पिता घर में रुक जाता है, जो सास को अच्छा नहीं लगता। सास परेशान सी हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। क्या पापा, पैर नीचे क्यों रखे हैं? ये बोलकर वो ससुर के पैर को बेड पर रख देता है, वो भी माँ के सामने। अरे बेटा, वो उनके पैर, चलो ठीक है, वो क्या है ना, इसी बहाने रिंकी चादर धो देगी। क्या पापा? अच्छा वैसे पापा, ये घर का सारा काम करती थी क्या? जी हाँ, एमए की पूरी परीक्षा इसने घर का एक एक काम संभालने के साथ ही दी थी, और उसमें भी अव्वल। अरे जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना वो टॉप हो जाता था। अच्छा पापा, ये तो कुछ नहीं बताती। वैसे पापा, क्या सपना था इसका? अरे 2 रुपए के लोगों के सपने क्या होते हैं? 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बात है। और इतने बड़े घर में शादी हो गई, ये क्या कम बात है? माँ देखना, रसोई में कुछ जलने की गंध आ रही है। क्या जल रहा है? देखती हूँ मैं। पता चला इन 2 रुपए के लोगों के लिए फिर से खाना बनाना पड़ जाए। सास चली जाती है। बेटा, तुमने गरीब घर की लड़की चुनी, मेरी बेटी के भाग्य खिल गए। लेकिन पापा, आप परेशान ना हो, ये रिंकी तो मुझे कभी कुछ बताती नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। क्या पता है? कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, माँ ही है वो भी। पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी रिंकी, पैसों की तंगी के कारण कुछ नहीं कर पाया मैं इसके लिए। अरे तो कौन सी उम्र खत्म हो गई है? पिता के बाद पति भी तो प्यारा होता है लड़की को। क्या रिंकी? जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। पिता अगले दिन चले जाते हैं। रिंकी, ओ रिंकी, ये देखो रेलवे में भर्ती हो रही है ऊंचे पद पर, फॉर्म भर दो तुम भी, क्या पता नौकरी लग जाए। अरे हाँ, 2 रुपए की ये लड़की बड़े अफसर बनेगी है। माँ जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भी क्यों नहीं बनूंगी। रिंकी फॉर्म भर देती है और उसकी नौकरी भी लग जाती है। ओए होए, मेरी अफसर बीवी अब तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा रही है, क्या बात है। हाँ, वो तो मेरी और मेरे बेटे की किस्मत है, नहीं तो पड़ी थी वहीं 2 रुपए की झोपड़ी में। और हाँ, घर का पूरा काम निपटा कर बाहर निकलना, समझी? नौकरानी नहीं हूँ मैं तेरी। बहू सारा काम करती, फिर नौकरी करती, बाहर से आती, फिर घर का सारा काम करती। एक दिन ननद घर रहने आती है। क्या बात है माँ, भाभी को तो लेने कार आती है, वो भी लंबी वाली। अरे रहेगी तो फिर भी वो 2 रुपए की ही ना। माँ, भाभी ये जो पैसे कमाती है वो कहाँ जाते हैं? अरे मुझे क्या करना इस भिखारन के पैसों से। क्यों नहीं करना माँ, इसके पैसे तू रखा कर, समझी? छीन लिया कर सारी सैलरी। अरे मैं क्या करूँगी, तेरे पापा की पेंशन है, बेटा देता है, और क्या चाहिए।
और भगवान ना करे मुझे ऐसे 2 रुपए के लोगों से पैसे लेने पड़ जाए। दिन बीतते हैं। फिर एक दिन सास को जोर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। माँ जी क्या हो गया? हाथ हटा, गंदा सा 2 रुपए की। ये बोलते ही सास बेहोश हो जाती है। रिंकी परेशान होकर जल्दी से सास को अस्पताल ले जाती है और 2 दिन बाद सास को जब होश आता है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? मम्मी जी आप ठीक हैं? शुक्र है भगवान का कि आपको होश आ गया। तो क्या मर जाती मैं? 2 रुपए की तू अच्छा तो बोल ही नहीं सकती, मैं क्या मर रही थी? तभी बेटा आ जाता है, माँ को गले लगाता है और हाँ माँ, तुम मर रही थी, लेकिन रिंकी ने तुझे सही वक्त पर अपनी माँ का इकलौता हार तेरे ऑपरेशन के लिए लगा दिया, जो इसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और तुझे बचा लिया। माँ ये भले 2 रुपए की है, लेकिन तेरे लिए इसका दिल लाखों का है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिंकी को गले लगा लेती है। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म, कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिए की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है, पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिए की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है।
इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा हैं। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी सुनिए जरा इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है, अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है। रोहित और ईशा की नोक झोंक किसी न किसी बात पर चलती ही रहती है। आज उसका टॉपिक क्या है? खुद ही सुन लीजिए। जब मैंने बोल दिया महीने का राशन मैं खुद खरीद कर लाऊंगा, फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम अपनी कंजूसी में या तो सस्ता सामान ले आओगी या कुछ लेकर ही नहीं आओगी। उसे कंजूसी नहीं बचत कहते हैं, जो तुम्हें भी सीखनी है। रहने दो कंजूस मक्खी चूस। रोहित बिना कोई जवाब दिए सामान खरीदने चला जाता है। घर से कुछ दूर राशन की दुकान पर पहुंचकर रोहित दुकानदार से कहता है, अरे भैया जरा मैं जो बताऊं वो सामान तो निकाल दो। अरे भैया, आपके घर जाने वाले हर महीने का सामान मुझे पता है, 1 मिनट रुकिए निकाल देता हूँ। हाँ, इसलिए तो इतना लंबा चौड़ा बिल बैठा देते हो। अच्छा, आज मैं जो बताऊंगा सिर्फ वही जाएगा घर पर। रोहित अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेकर घर पहुंच जाता है। तुमसे आधे पैसों में सामान लेकर आया हूं। और मैडम, आप फालतू पैसे वैसे खर्च बहुत करती हो। हाय मेरे रब्बा, पक्का कोई गड़बड़ की होगी। इस पर जैसे ही ईशा सामान चेक करती है तो गुस्से में रोहित से कहती है, अरे वाह 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 मेरे कंजूस महाराज, चंड बनने के चक्कर में सस्ती दाल और आटा खरीद लाए। हाँ तो सस्ते और महंगे का क्या फर्क? सस्ता हो या महंगा, दाल दाल और आटा आटा ही तो रहता है ना। अच्छा जी, तो जब इस सस्ते आटे की रोटी में मिट्टी मिलेंगे फिर मुझे मत बोलना। रोहित ईशा की सारी बातें इग्नोर कर वहां से चला जाता है। अगले दिन ईशा का जन्मदिन होने का फायदा लेकर रोहित उसका गुस्सा शांत करने के लिए सुबह सुबह उसके पास जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट स्वीट वाइफ। थैंक यू, लेकिन घर में कुछ नहीं बनेगा। इस बार मुझे पार्टी का वादा नहीं, पार्टी चाहिए। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खिलाने को पार्टी नहीं बोलते, कंजूस। ओए, ये ज्यादा हो गया। डोंट हर्ट माई ईगो। चलो मांगो, आज जो मांगना है मांग लो।
तुम भी क्या याद रखोगी, इतना अच्छा पति मिला है। मजाक अच्छा था। अरे आई एम सीरियस यार, बताओ ना कहाँ चलना है, बोलो बोलो। अच्छा चलो तो आज शॉपिंग करने चलते हैं। अब बातों में फंसकर तैश में रोहित शॉपिंग के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं तो रोहित सोच में पड़ जाता है। अरे यार, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बोल दी, अगर इसने सच में शॉपिंग शुरू कर दी तो। चलो ना मूवी देखते हैं। अब हाँ, मूवी? अरे कोई अच्छी मूवी लगी नहीं है, और एक्शन में तो तुम बोर हो जाओगी, क्या देखोगी? बाकी फिर भी तुम्हें देखनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये भी सही है, चलो फिर साड़ी खरीदते हैं। मूवी बचाई तो उससे भी बड़ा खर्चा बता दिया, अब क्या करूं? क्या हुआ, चले? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने सुना है कि ये लोग अमीर लोगों के एक बार पहने कपड़ों को भी डिजाइनर और ब्रांड न्यू बताकर बेच देते हैं। अच्छा नहीं फिर रहने दो, मुझे नहीं खरीदना। मतलब इतने बड़े शॉपिंग मॉल में भी कुछ नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? घर चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे घर चलते हैं? अच्छा चलो ज्वेलरी खरीदते हैं, वैसे भी बहुत समय से मैंने गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदी। ईशा की बात सुनकर रोहित को तो जैसे सदमा ही लग जाता है। छोटे मोटे खर्चों से बच रहा था, इसने तो लंबी चपत लगाने का प्लान बना लिया। अब ना रोहित को कोई बहाना सूझ रहा होता है और ना ही वो ईशा को इनकार कर सकता है, जिस पर ईशा उसका हाथ पकड़कर ज्वेलरी शॉप की तरफ चलने लगती है। पर वहां पहुंचने से पहले ही ईशा का फोन बजने लगता है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो रुको। इसी तरह बात करते हुए ईशा शॉपिंग मॉल से बाहर निकल जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए रोहित भी बिना कोई देरी किए बाहर आ जाता है। अभी तो फोन पर बिजी है मैडम, कहीं इसके बाद दोबारा ज्वेलरी की बात ना करने लगे, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रोहित घर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तभी ईशा एक वृद्ध औरत के साथ उसके पास आती है। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे तो देना। अरे क्यों, और ये कौन है? जब मैं फोन पर बात कर रही थी ना, तब ये मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे पास आई। इनका नाम तुलसी है। कुछ दिन पहले इनके बच्चे झूठ बोलकर इन्हें यहाँ अकेला छोड़ गए। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने वृद्ध माँ बाप को इस तरह अकेले छोड़ देते हैं। आज पैसों का न सोचकर आप प्लीज मेरे लिए इन्हें वृद्धाश्रम ले चलिए। ईशा की अच्छाई और विचार देखकर रोहित को बहुत खुशी होती है और वो दोनों वृद्ध औरत को लेकर पास में बने वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं, जहां उनकी सभी सुविधाओं का इंतजाम कर जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तो वो वृद्ध औरत उनसे कहती है, बच्चों, मैंने तो दुनिया से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। अगर आज तुम मुझे ना मिलती तो शायद कुछ दिन बाद ये बुढ़िया उसी सड़क पर दम तोड़ देती। मेरे अपने बच्चों ने मेरी कोई कदर नहीं की और तुमने अनजान होकर भी मेरे लिए इतना कर दिया। नहीं माँ जी, ये तो हमारा फर्ज था और आप फिक्र मत करिए, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। इसके बाद ईशा और रोहित वहां से चले जाते हैं। ईशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं हूं ही उस लायक। आज मैं भी एक वादा करता हूं, कंजूसी तो खत्म नहीं होगी, पर उस बचत से जो भी पैसे इकट्ठा होंगे उन्हें वृद्धाश्रम में डोनेट करूंगा। नाउ आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं भी वादा करती हूँ, अब से कभी बर्थडे पार्टी की बात नहीं करूंगी। बस उसकी जगह वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के बीच उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है, अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है।
मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है। माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। मंजीत मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी मंजीत उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजीत शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजीत के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दे आ। जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजीत अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है, बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी, खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूँगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजीत काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई ज़रूरत नहीं। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। निधि की शादी किशन नगर में जतीन के साथ हो जाती है। उसकी 2 सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निधि स्वभाव में बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निधि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। It's the time to disco, कौन मिले देख किसको,
It's the time to discuss. निधि जैसे ही मुड़ती है, उसकी सास वहां खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी, मैं ना बस थोड़ा। नहीं नहीं बहू, और नाचो, पूरे दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ हाँ पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बना नहीं है अब तक। ओह, बस मम्मी जी, मैं जा ही रही थी बनाने। तभी वहां निधि की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, तेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी, चश्मा मिलेगा भी कैसे, वो तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहां से चली जाती है और दादी सास निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। अगले दिन निधि टीवी देख रही होती है। तभी वहां उसकी सास आती है और कहती है, बहू, ये क्या, दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू। मम्मी जी, वो कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि टीवी ही देख लूं। अच्छा, काम नहीं था? कोई नहीं, रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहुरानी जी। हैं? कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कोई 10-12 लोग होंगे। अभी से ही लग जाओ काम पर, समझी? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास वहां से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना, इतना खाना तो एक साथ मैंने कभी नहीं बनाया। निधि रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए काफी वक्त बीत जाता है। तभी उसकी सास आती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अरे अभी तक तो सब्जी बन भी जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निधि सब्जी काटने के बाद आटा गूंदना शुरू करती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब में रखे हैं। उफ़, एक काम और बढ़ गया। निधि आटा निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिरता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। तभी उसकी दादी सास को रोने की आवाज आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती हैं। देखती है कि निधि आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा रसोई में बिखरा हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगे। ओफो, रोना बंद भी करो और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो, खाना मैं बना देती हूँ। निधि सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती हैं। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ भी खा ही नहीं रही होती। अरे मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं परोसती हूँ आपको। ये लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी। सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है और निधि ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुम्हें सासू माँ से बनवाया।
नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहां आ जाती है और निधि की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू जरा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में आइए आप। सास निधि की दादी सास को अंदर लेकर जाती है और दादी सास एक बार फिर से निधि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी सास ने मुझे फिर से बचा लिया।